बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब एरिथ्रोपोइटिन के रोल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड सेल इतने कम हो जाएं कि टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए, और कहीं ऐसा भी ना हो कि रेड ब्लड सेल इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि वो खून को या ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दें और टिश्यू तक ऑक्सीजन की डिलीवरी रुक जाए। तो एरिथ्रोपोइटिन को जो स्टिमुलेट करता है इसकी सिक्रीशन को, वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है कि टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, यानी कि इन एडिकेट ऑक्सीजन सप्लाई है टू टिश्यूज़। तो हाइपोक्सिया किसकी सूरत में हो सकती है? एक बंदा जो है वो सीवियर अनीमिक है, उसको बहुत ज़्यादा अनीमिया है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है अनीमिया, ब्लड सेल की कमी है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही टिश्यू तक प्रॉपरली, तो इस केस में एरिथ्रोपोइटिन जो है वो सिक्रेट होगी। उसके अलावा एक बंदा जो है हायर एल्टीट्यूड पे चला गया, बुलंदी पे चला गया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उधर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोक्सिया होगा और उधर ही एरिथ्रोपोइटिन जो है सिक्रेट होगी। उसके अलावा कार्डियक फेलियर में भी ऐसा होता है। कार्डियक फेलियर में ब्लड जो है टिश्यू तक प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, टिश्यू की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती, उस वजह से हाइपोक्सिया जो है हो सकता है। उसके अलावा बोन मैरो डिस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। बोन मैरो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो प्रॉपर अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे होते, तो इस केस में क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट होगा। एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो जो रिमेनिंग पार्ट होगा बोन मैरो का जो है, जो वर्किंग कर रहा होगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और वो रैपिडली फिर ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा। तो ये फैक्टर्स थे चंद जिससे की वजह से हाइपोक्सिया जो है वो हो सकता है। उसके अलावा कोई भी डिजीज़ जिससे लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो मुतासर हो, जैसे एम्फीसीम है, उसके अलावा एस्थमा है, ठीक है, और फाइब्रोसिस है लंग्स की, ट्यूबरक्लोसिस है, इनके केस में भी हाइपोक्सिया जो है वो होता है। अब हाइपोक्सिया हुआ है, अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो इस केस में एरिथ्रोपोइटिन जो सिक्रीट होगा। अब 90% एरिथ्रोपोइटिन जो है ये सिक्रीट होती है किडनी से, और 10% एरिथ्रोपोइटिन जो है वो सिंथेसाइज होती है लीवर के अंदर, ठीक है। अब किडनीज के अंदर सिक्रीट होगी हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में। तो सपोज कि एक किडनी है, किडनी को हाइपोक्सिया हुआ है, तो हाइपोक्सिया के स्टेट में क्या होगा, किडनीज के टिश्यू के अंदर जो है एक सब्सटेंस जो है इसके सेल्स के अंदर सिक्रीट होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1, ठीक है। ये एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है मतलब कि ये मुख्तलिफ जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। अब हाइपोक्सिया के स्टिमुलस में ये रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसने इरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करवाना है। अब ये सपोज कि यहाँ पे किडनी का एक सेल मैं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लार्ज करके। सपोज कि ये किडनी का सेल है, कोई एक लार्ज सेल है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे यूँ न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो है ये डीएनए पड़ा हुआ है क्रोमोसोम फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 जो है ये इसके न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और डीएनए के अंदर जो एरिथ्रोपोइटिन का जीन होता है, जीन, उस जीन के ऊपर जाके जो इसका जो एरिथ्रोपोइटिन जो हाइपोक्सिया का एलिमेंट होता है, हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट एरिथ्रोपोइटिन जीन का, यानी कि एरिथ्रोपोइटिन जीन का वो कंपोनेंट जो इसको रिस्पॉन्ड करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा, तो उसके साथ बाइंड करता है और एरिथ्रोपोइटिन जीन सी की ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है, यानी कि उससे मैसेंजर आरएनए बनवा देता है। अब वो मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम के पास आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और यहाँ पर इथ्रोपोइटिन यहाँ पे राइबोसोम के साथ मिलेगा और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। वो प्रोटीन जो एरिथ्रोपोइटिन है, वो प्रोटीन फिर जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर, किडनी सेल से ब्लड के अंदर जाएगी, ठीक है। ब्लड से वो आगे मूव कर जाएगी टूवर्ड्स बोन मैरो, ठीक है। अब बोन मैरो के अंदर वो जाके स्टिमुलेट करेगी बोन मैरो से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो पीछे हमने स्टेप्स पढ़े हैं कि जो प्रोइथ्रोब्लास्ट से आगे बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट एंड सो ऑन, ये जो सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को भी तेज़ कर देती है एरिथ्रोपोइटिन। और उसके अलावा जो पीछे प्लोरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, उनसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट तक जो फार्मेशन प्रोसेस है इसको भी तेज़ कर देती है, यानी कि ग्रोथ को भी इंक्रीज़ कर रही होती है और आगे डिफरेंशिएशन को भी फास्ट कर देती है। तो इस तरह ये जो है ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। अब अगर किसी इंसान की जो किडनीज़ हैं, दोनों किडनीज़ को रिमूव कर दी जाए, तो वो पर्सन जो है किडनीज रिमूव करने के केस में वो पर्सन जो है हाइपोक्सिया के केस में जो हाइपोक्सिया के केस में अडेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी, तो वो हाइपोक्सिया के केस में बहुत ज़्यादा अनीमिक हो जाएगा, ब्लड सेल उसके अंदर इंक्रीज़ नहीं होंगे। बुक पे आ जाएं अब यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन के रोल पे। तो यहाँ पे बातें बताई गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट जो काजेज़ हैं यहाँ पे हाइपोक्सिया के वो एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है, जिनके अंदर डिस्ट्रक्शन है बोन मैरो की, उसके अलावा अनीमिया है, हेमोरेज हो रहा है, उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड पे बंदा मूव कर गया है,
ठीक है। उसके अलावा कार्डियक फेलियर है, ठीक है। ये डिफरेंट कॉजेज यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किस तरह स्टिमुलेट कर रही है, ये बात यहाँ पे बयान की गई है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एरिथ्रोपोइटिन जो एक हार्मोन है जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन को जो इंक्रीज़ करता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। इसके जो मॉलिक्यूलर वेट वगैरह ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद 90% एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी के अंदर बन रही है, 10% जो है लिवर के अंदर बन रही है। और कह रहे हैं कि किडनी के अंदर एग्जैक्ट नहीं पता कौन से सेल सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन किडनी के इंटरस्टिशियम के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं किडनी की कोर्टेक्स और मेडुला में इनको सराउंड कर रहे होते हैं कुछ फाइब्रोब्लास्ट जैसे सेल। फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी में इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं जो किडनी के ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ इनसे रिलीज हो रही होती है। और इसके अलावा किडनी के एपिथेलियल सेल जो किडनी की बाहर वाले सरफेस को जो है वो कवर कर रहे होते हैं, उनसे भी सिक्रीट हो रही होती है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। अब हाइपोक्सिया से क्या होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 जो है रिलीज़ होता है, ये न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में जाके एरिथ्रोपोइटिन जीन का जो हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट है, यानी कि वो एलिमेंट जो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 से बाइंड करेगा, उसके साथ ये जाके इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, इसे मैसेंजर आरएनए बनवाता है। और मैसेंजर आरएनए के राइबोसोम के पास जाके एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस करवाता है। और एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के पास जाता है। तो सारा वो प्रोसेस जो है उसको स्टिप से ये जो पीछे प्रोसेस हमने पढ़ा है, ठीक है, ये वाला इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करवा देता है। उसके अलावा यहाँ से भी जो प्रोडक्शन है क्लोनिफॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट की, इसको भी स्पीड अप कर देता है। तो से ऑनवर्ड एरिथ्रोपोइटिन का ये सारा रोल बताया गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये बातें लिखी हुई कि एरिथ्रोपोइटिन जो है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन से आगे जो डिफ्रेंशिएशन है इसकी, इसको स्पीड अप कर रहा है। और अगर जो है ये ना हो तो पर्सन जो है सीवियर एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। अब B12 और फोलिक एसिड की बात कर लें तो जो B12 है, B12 और फोलिक एसिड B9 या फोलिक एसिड, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये कंपाउंड से सिंथेसाइज करते हैं ये थाइमिडीन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, ठीक है। अब अगर B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो जो डीएनए है ये नॉर्मली नहीं बन पाता। अब होता क्या है कि एक प्रिकर्सल सेल है ब्लड जो है रेड ब्लड सेल्स का, सपोज कर लें कि ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट है, देख, ठीक है। ये एक ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट है। अब इसने डिवाइड करके जो है ब्लड सेल जो है बनाना है नॉर्मल रेटिकुलोसाइट, और आगे एरिथ्रोसाइट जो है नॉर्मल इसने बनाना था। लेकिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। अब ये डिवाइड करना चाहता है। डिवाइड करने के लिए क्या हुआ है कि इसने बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसने एक्यूमुलेट किए हैं, इसने साइटोप्लाज्म जो है इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। यूँ इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि जो डिवाइड करने के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन भी ज़रूरी थी, डीएनए का साइज़ भी इंक्रीज़ होना ज़रूरी था। लेकिन चूँकि डेफिशिएंसी है फोलिक एसिड B12 की, तो थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट नहीं बन पा रहा नॉर्मल अमाउंट में, डीएनए जितना चाहिए था उतना नहीं बना। उस वजह से सेल ने अगर चाहे डिवाइड करने की बाकी तैयारी की हुई थी, लेकिन जो है डीएनए की कमी की वजह से सेल डिवाइड नहीं हुआ। इसके रिजल्ट क्या हुआ कि लार्ज सेल जो है बन गए, लार्ज सेल्स जो है बन गए, और ये ब्लड के अंदर जो है रिलीज हो जाते हैं। लार्ज सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, मैगेलोब्लास्ट का, ठीक है। अब ये लार्ज सेल हैं, इसलिए इस केस में हुआ क्या है कि नॉर्मल नंबर ऑफ़ सेल्स भी नहीं बना, क्योंकि नॉर्मल डिवीजन नहीं हुई, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ़ सेल जो है कम है, इसलिए नंबर ऑफ़ सेल कम होने की वजह से क्या है, अनीमिया है। और चूँकि सेल जो हैं वो लार्ज हैं, इस वजह से एनीमिया कौन सा है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। अब जो मैगेलोब्लास्ट हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन तो है, वो तो नॉर्मल अमाउंट में जितनी 34% जो आनी थी वो आ चुकी है, इसलिए इनकी ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो है वो नॉर्मल ही होती है। लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो है कम होता है, इनकी ब्रेन जो है ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। उसके अलावा जब ये टाइट स्पेसिस से गुजरते हैं, चूँकि लार्ज सेल हैं तो इनके रप्चर होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है, इजीली रप्चर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इस तरह B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो सेल्स हैं लार्ज सेल मैगेलोब्लास्ट प्रोड्यूस हो रही है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, इससे पहले हम अब्जॉर्प्शन को B12 की देख लेते हैं कि फूड के अंदर B12 मौजूद था, यहाँ पे स्टमक के अंदर, ठीक है, पहुँचा है, ठीक है। यहाँ पे फूड के साथ ये बाइंड हुआ है। अब सलाइवा के अंदर प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जिनको हम नाम देते हैं आर बाइंडर्स का, ठीक है, आर बाइंडर्स। अब स्टमक के अंदर क्या होता है कि जो पेप्सिन एंजाइम है फूड से ये इसको फ्री कर देते हैं, यानी कि B12 जो है फूड से फ्री हो गया। अब स्टमक के अंदर जो फ्री B12 है ये बाइंड करता है सलाइवा से आने वाले आर बाइंडर्स प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो ये
जो है B12 है, इसके साथ ये आर बाइंडर जुड़ गया। अब आर बाइंडर के साथ जुड़ के ये पहुंचता है डियोडिनम के अंदर, ठीक है। ये डियोडिनम के अंदर पहुंच गया। ये डियोडिनम फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। डियोडिनम के अंदर ये पहुंच गए। अब स्टमक के पलाइटल सेल जो है यहाँ पे रिलीज़ करते हैं एक और ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर का। अब आर बाइंडर के साथ जुड़ के B12 जो है डियोडिनम में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है इसको आर बाइंडर से फ्री कर देते हैं। अब आर बाइंडर से ये फ्री हो गया, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन थी स्टमक के इंट्रिंसिक फैक्टर जो था ये मूव करता है और डियोडिनम के अंदर जाके ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो यूँ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है डियोडिनम के साथ डियोडिनम में जाके इसके साथ B12 के साथ जुड़ गया। अब ये दोनों मूव करते हैं फर्दर इलियम तक सपोज कि दिस इज आइलियम, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेंटर में जीजीनम होता है, ठीक है। अब आइलियम में रिसेप्टर्स पड़े होते हैं इसके इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 के लिए, तो उन रिसेप्टर पर जाके ये बाइंड करता है और सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। उससे आगे ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि सबसे पहले फूड से जो स्टमक के अंदर एसिडिटी है उसने फूड से इसको जो है आज़ाद करवाया। उसके बाद ये आर बाइंडर जो सलाइवा से रिलीज़ हुआ था उसके साथ ये बाइंड करता है स्टमक में, ड्यूडिनम में पहुंचता है। ड्यूडिनम में पेंक्रियाटिक एंजाइम आर बाइंडर से इसको फ्री करते हैं और उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर जो है स्टमक के पाइटल सेल ने रिलीज़ किया होता है उसके साथ ये बाइंड करता है ड्यूडिनम के अंदर। और ये जो इसका B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कम्प्लेक्स है ये आइलियम के अंदर जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है और वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ ना हो, तो इस केस में क्या होता है कि इसकी यहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं होती और इसका लॉस हो जाता है, फिकल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में B12 की डेफिशिएंसी के केस में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा और इस एनीमिया को हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं पर्निशियस एनीमिया का, यानी कि ऐसा एनीमिया जो और इसकी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से राइज कर रहा है, इसको पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। अब इसकी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? एक बंदे का स्टमक ही अगर रिमूव कर दिया जाए तो उस केस में भी इसकी डेफिशिएंसी होगी, या उसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, वो गैस्ट्रिक पाइटल सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, उस केस में भी जो है ये पर्निशियस एनीमिया होगा। उसके अलावा गैस्ट्रिक मुकोजा जो है उसकी स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, या उसके मुकोजल की कोई डिजीज़ हो जाए, उस केस में भी जो है ऐसा ही होगा, पर्निशियस एनीमिया जो है वो डेवलप होगा। अब B12 जो है ये बॉडी के अंदर जो है स्टोर हुआ होता है, तो इसकी अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसकी सिम्टम जो है अपेयर होने में 3-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि 3-4 साल के लिए B12 का स्टोर जो है बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा अब इसकी डेफिशिएंसी अल्कोहल पीते हैं, उन शराब नोशी करते हैं, उन लोगों में भी होती है। अब B9 जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, इसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, खुराक के अंदर इसकी कमी हो सकती है। उसके अलावा ओवर कुकिंग की है खुराक की, उससे ये B9 जो है या फोलिक एसिड जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके अलावा इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो, जैसे इंटेस्टाइनल सप्रू है जिसमें डायरिया वगैरह जैसी सिम्टम्स आती हैं, तो उस केस में भी इनकी डेफिशिएंसी होती है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। अभी यहाँ पे बुक में भी इन्होंने यही बातें की। इन्होंने कहा कि चूँकि एरिथ्रोपोइटिक सेल रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो तो वो उनको अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेच्योरेशन के लिए, मेच्योर होने के लिए आरबीसी के लिए B12 और फोलिक एसिड की ज़रूरत है। ये थायमिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बना रहे हैं जो DNA का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से आगे सारा प्रोसेस होगा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो किस तरह रोल प्ले करता है उसकी डाइजेशन में, डाइजेशन कह रहा हूँ B12 के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो किस तरह उसकी अगर एट्रोफिक गैस्ट्रिक मुकोजा हो जाए, यानी कि गैस्ट्रिक मुकोजा की अगर नॉर्मलिटी आ जाए, तो उस केस में जो है वो गैस्ट्रिक जूस और इसके अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो नॉर्मली रिलीज़ नहीं होगा और उससे ये डिजीज़ जो है अराइज करेगी, पर्निशियस एनीमिया होगा। उसके अलावा फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कॉज बताए हुए हैं कि यहाँ पे जो है ओवर कुकिंग है, ठीक है। ओवर कुकिंग के दौरान या इंटेस्टाइनल सप्रू के अंदर इन दोनों की डेफिशिएंसी होती है।